पहले तो मुझे ये बताना है, आपने ये पूछना आपसे, इस सवाल की लाइन एक बार दोबारा से तसल्ली से पढ़ो और डिसाइड करो कि प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे पता लगा? कांस्टेंट प्रेशर पी एक्सटर्नल बिल्कुल सही, कांस्टेंट पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। अगर हर समय पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो और गैस एक्सपैंड करे तो गैस का प्रेशर घटेगा, और अगर हर समय पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर रहे तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है गैस के एक्सपेंशन के टाइम पे, तो पी एक्सटर्नल भी बदल रहा है। इसी तरीके से अगर कोई ये कह दे कि गैस कंप्रेस हो रही है तो कंप्रेशन के टाइम पे गैस का प्रेशर बढ़ रहा होता है, अगर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर पी एक्सटर्नल भी बढ़ा के गैस कंप्रेस की जा रही है, उस समय पी एक्सटर्नल भी वेरी कर रहा है। तो अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो प्रोसेस हो गई इरिवर्सिबल। तो अब अगर मैंने आपसे ये पूछा इस पूरी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एस यूनिवर्स कितना है? ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब गैस एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस हो रही है? गैस इज अंडरगोइंग, क्योंकि 1 लीटर से 2 लीटर हो रहा है, तो अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? इंक्रीज बढ़ेगी। गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी, बिकॉज गैस जब एक्सपैंड कर रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर गैस के एक्सपेंशन में सिस्टम गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी तो मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैं कहूंगा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, मुझे नहीं पता, पर ये जरूर है इन दोनों का सम जरूर पॉजिटिव होगा, पर ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन गैस के लिए सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज जरूर पॉजिटिव होगी। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं, क्वेश्चन को जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना वो बड़ा आसान है, पर मुझे कुछ मैसेज मिले अपनी तरफ से। अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में दिखाऊं, गैस की इनिशियल स्टेट ए पॉइंट पे गैस का प्रेशर बता सकते हो, प्रेशर कैसे मिलेगा? गैस का प्रेशर इनिशियली पीवीएनआरटी, वेरी गुड, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, मोल्स भी दिए हैं और हमें गैस का प्रेशर चाहिए, ये पी एक्सटर्नल है, तो मुझे गैस का प्रेशर चाहिए। तो इनिशियल प्रेशर ए पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल्स 1 और टेम्परेचर 3 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 लीटर से मिला, दिस इज गैस का प्रेशर, और गैस का वॉल्यूम 1 लीटर, और जब गैस को एक्सपैंड करके बी पॉइंट तक ले गए, फाइनल प्रेशर गैस का, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, प्रोसेस आइसोथर्मल है, और अगर आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ हो गया। पहले तो ये बताओ ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस आइसोथर्मल है? टेम्परेचर 300 दिया हुआ है कांस्टेंट, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। दूसरी चीज सबसे बड़ा हिंट, एक्चुअली मैंने एक वर्ड नहीं लिखा क्वेश्चन में, क्या लिखा है? इन थर्मल कंडक्टर। ये वर्ड सबसे बड़ा हिंट होता है। क्या ये कह रहा है अगर किसी कंटेनर में गैस है, और ये इसकी जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, मान लो ये पहले यहां था और जब इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, इसके ऊपर सपोज मैंने कुछ ऐसा किया कि पी एक्सटर्नल 3 एटीएम करने के लिए मुझे कोई ये कह दे कि सपोज मैंने यहां पे 3 ब्लॉक रखे हुए, इसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर मान लेते हैं 1 एटीएम, इसकी वजह से 1 एटीएम,
इसकी वजह से 180 है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई मैंने तीनों ब्लॉक एकदम हटा दिए और पिस्टन को अलाउ किया एक्सपैंड करे, उस वक्त गैस जब एक्सपैंड करती तो वो किसके अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही होती? अगर मैंने तीनों ब्लॉक हटा दिए किसके अगेंस्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस वक्त मैं कहता कि गैस ने जो एक्सपेंशन किया वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर विच इज ओनली एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो 1 atm होता तब ये। सपोज मुझे ये कोई कह दे कि यहाँ पर ये 3 atm का है, ये 1 atm का है, ये 1 atm का ब्लॉक, मतलब मैंने कुछ ब्लॉक ऐसे रखा है जिसके कारण प्रेशर इसके ये प्रेशर में 1 atm कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 1 atm, ये 3 atm कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैंने ये 2 ब्लॉक नीचे वाले हटा दिए, तो अब जब पिस्टन एक्सपैंड करेगा तो वो किसके अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है? 3 atm। सिचुएशन ये है कि 3 atm के अगेंस्ट। और अगर कोई मुझे ये कह दे नहीं हम ऐसा मान लेते हैं 2 atm ये, 1 atm ये, 1 atm और P एटमॉस्फेयर भी तो लग रहा है गैस के सरफेस पे। तब मैं कहता कि मैंने ये 2 ब्लॉक हटा दिए, 2 atm का लोड रहने दिया प्लस 1 atm एयर का, तो पिस्टन जब एक्सपैंड करेगा तो गैस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 3 atm, ये मैंने बस ये 2 ब्लॉक हटा दिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि गैस फाइनली जाके जब बी पॉइंट से पिस्टन रुका 2 लीटर तक, तो गैस का प्रेशर आधा हो चुका था। और ये जो वर्ड बोला ना थर्मल कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है कि ये वॉल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर परफेक्ट कंडक्टिंग। और परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब हो गया सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज हो सकता है। दिस वॉल्स आर नॉट एडियाबैटिक बाउंड्री, दिस बाउंड्री इज परफेक्टली थर्मली कंडक्टिंग बाउंड्री। अब एक चीज बताओ, जब गैस ए से बी एक्सपैंड करेगी तो वो इरिवर्सिबली कर रही है एज पर द क्वेश्चन, तो आई कैनॉट प्रिडिक्ट द पाथ। मुझे नहीं पता क्या वो सच में आइसोथर्मल पाथ ऐसा फॉलो करती आ रही है, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इरिवर्सिबल के लिए पाथ तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर कोई मुझे ये कह दे डेल्टा ई निकालो ए टू बी, assuming A to B रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है, तो आप डेल्टा ई कितना बताते? यानी कि आप ये कह रहे हो अगर आप इस पाथ से आए हो, एज्यूमिंग इफ के साथ, अगर आप रिवर्सिबली आए हो तो डेल्टा ई कितना होगा प्रोसेस में? 0। और अगर आप ए स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबली नहीं आए, बस किसी तरीके से पहुंच गए, इरिवर्सिबली आए, तब डेल्टा ई कितना होता? 0। किस कारण से बोल रहे हो डेल्टा ई 0? टेम्परेचर कांस्टेंट। एक तो आइसोथर्मल, मान लो ये नॉन जीरो होता, मान लो किसी कारण, तो ये कितना होता? स्टेट फंक्शन के कारण। तो इस स्टेट फंक्शन कारण यहां भी 0। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके आता तो, अगर आता तो Q प्लस W 0 होता, तो ये Q रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल मेथड वाला, ये इक्वालिटी होल्ड करती। और यहां भी एक्चुअल तो मैं ए से भी इरिवर्सिबल आ रहा, तो अब ये इक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती। तो मुझे ये बताओ ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम आते क्या? नो अगर सर, आप ए से रिवर्सिबली आते वर्क नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं। नहीं। अगर रिवर्सिबली आते वर्क, अगर रिवर्सिबली आते तो क्या आप वर्क ऐसे निकालते? माइनस nRT ln V2 by V1। प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल अगर होती तो मैं ये बोलता दिस nRT नंबर इज नथिंग बट P1V1 log V2 by V1। और अगर मुझे कोई बोल दे दिस इज P1, दिस इज V1, दिस इनटू दिस, ये बन जाता मेरे पास
R into 300 into 101.3 into natural log of 2/1, यानी कि this into 1 liter, and this R is nothing but 0.0821. क्योंकि मैं यहाँ nRT/V जब लगा रहा हूं तो मैं इसे लीटर एटीएम में ले रहा हूं, तो फिर P1 into V1 का प्रोडक्ट एटीएम लीटर में आता, उसे जूल बनाने के लिए 101.3, या फिर डायरेक्ट इसे 8.314 यहां रख दो, फिर इसकी जरूरत नहीं। तो अल्टीमेटली आपने वर्क ये निकाला नेगेटिव में वर्क ये आता। तो मैं ये कहता क्यू रिवर्सिबल कितना होता, R into 300 into 101.3 into नेचुरल लॉग ऑफ 2, लेकिन प्लस में होता। ऑफ कोर्स व्हाट इज दिस R नाउ, 0.082। इस वक्त जितना भी हीट एब्जॉर्ब होती, इसका मतलब गैस अगर ए से बी रिवर्सिबली आई नहीं, अगर आती तो जितनी हीट एंटर करके सिस्टम में पॉजिटिव हीट है वो इतनी थी। तो अब अगर तो मुझे ये कह रहे कि ए से बी के लिए डेल्टा एस निकालो, डेल्टा एस के लिए तो क्यू रिवर्सिबल बाय टी ही करना पड़ेगा, और क्यू रिवर्सिबल R into 300 into 101.3 ln2 by T टेम्परेचर 300, तो ये बन जाता R into 101.3 ln2। ये एंट्रोपी चेंज आती कब, अगर आप ए से बी पॉइंट तक रिवर्सिबली आते। पर सिस्टम के लिए जो क्यू नंबर होता उस टाइम पे, सिस्टम का क्यू, वो क्यू रिवर्सिबल होता जो कि इस नंबर के बराबर होता। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके। अब अगर कोई कहे कि यहां की सिचुएशन बताओ जो वाकई में एक्चुअल में प्रोसेस के थ्रू हो रही है, क्योंकि तो आप रियलिटी में तो गैस को ए से बी तक इरिवर्सिबली लाए, तो मैं ये कहता ये वर्क इरिवर्सिबल आप माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी की इंटीग्रेशन से निकालते। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के बाहर और डीवी की इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर करते, और एक्सटर्नल प्रेशर -3 एटीएम है और चेंज इन वॉल्यूम 2 - 1 लीटर, तो -3 एटीएम लीटर को जूल बनाने के लिए आप बोलते इतना वर्क गैस में करना पड़ता अगर वो बेसिकली इतना एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, अगर आप इरिवर्सिबली आए हो तो, जो कि आप सच में इरिवर्सिबली आए हो। तो मैं कहता कि इस समय सिस्टम ने इतना वर्क किया, तो फिर Q इरिवर्सिबल +3 into 101.3 हुआ। मेरे सिस्टम ने जब ए से बी इरिवर्सिबली आना है, तब उसको इतनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी फ्रॉम सेम वॉल्यूम टू सेम वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए, फ्रॉम सेम प्रेशर टू सेम प्रेशर तक ड्रॉप करने के लिए सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की। अब अगर कोई मुझे ये कहते ना डेल्टा एच निकालो फ्रॉम ए टू बी, तो मुझे ये बताओ इस वक्त मैं 3 into 101.3 डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम से निकाल सकता हूँ क्या डेल्टा? नहीं सर, नो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि ये क्यू इरिवर्सिबल रिवर्सिबल है। तो फिर डेल्टा एच सिस्टम का कितना होता ए से बी तक के लिए? रिवर्सिबल वाला। यानी कि मैंने ये स्टोरी इसलिए डिटेल में की क्योंकि अगर मैं एज्यूम कर लूं मुझे ए से बी तक इरिवर्सिबल के लिए पूछा डेल्टा एच, वो नहीं मैं निकाल सकता क्योंकि मैं इस नंबर को डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम करके डेल्टा एच नहीं बता सकता। पर मुझे इतना पता है अगर मैं एज्यूम कर लूं थोड़ी देर के लिए कि मैं रिवर्सिबली आया हूं, तो अगर मैं रिवर्सिबली आया तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि उस वक्त सिस्टम का क्यू इतना होता, क्यू रिवर्सिबल।
और ये क्यू रिवर्सिबल बाय टी करके मुझे डेल्टा एस मिलता सिस्टम, और वही डेल्टा एस यहां के लिए होता। पर अगर कोई मुझे ये कह दे इस केस में डेल्टा सराउंडिंग निकालो, तो मैं कहता डेल्टा सराउंडिंग मतलब डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी फॉर सराउंडिंग। तो मैं अब ये कहता कि सराउंडिंग के लिए तो टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, तो टी सराउंडिंग इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर डी क्यू रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग का इंटीग्रेशन बनता क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल। अब मुझे ये देखना है कि सिस्टम ने अगर हीट एब्जॉर्ब की रिवर्सिबली, कितनी हीट एब्जॉर्ब की, इतनी, तो फिर सराउंडिंग ने इतनी हीट लूज की होगी। और सराउंडिंग जब भी हीट को लूज या गेन करती है वो हमेशा ही रिवर्सिबली करती है, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर में तो कोई चेंज आना नहीं। वो तभी होगा जब सराउंडिंग अपना हीट का लॉस स्लोली करे। और अगर सराउंडिंग ने हीट गेन भी किया होता तो भी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आना, वो तब भी सराउंडिंग सिस्टम से छोड़ी हुई हीट स्लोली एब्जॉर्ब होती। यानी कि सराउंडिंग के लिए जो हीट का अमाउंट है वो सिस्टम के लिए चाहे रिवर्सिबली हो या इरिवर्सिबली हो, सराउंडिंग के लिए वो हमेशा इरिवर्सिबली होने वाला। तो मैं कह दूंगा कि सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की है, तो फिर सराउंडिंग ने एग्जैक्ट इतनी हीट लूज की है, -R इंटू 300 इंटू 101.3 इंटू LN2 डिवाइड बाई टी सराउंडिंग। रिवर्सिबल वाला क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? कौन सा वाला? रिवर्सिबल वाला क्यों लिखा है? यही वाला लिखा ना, ये वाला, ये सिस्टम के लिए पॉजिटिव है ना, तो सराउंडिंग के लिए इतनी हीट गई है ना सिस्टम की तरफ। प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है असलियत में, तो वो इरिवर्सिबल वाली प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है, वो मैंने मान लिया। मैंने कहा एक बार पहले ये देखते हैं, अगर मैं ए से बी रिवर्सिबली आता उस केस में डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा। मैं इस पाथ के थ्रू डेल्टा सराउंडिंग निकालने लगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम रिवर्सिबली आए होते तो फिर सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है बल्कि उतनी हीट सराउंडिंग ने लूज की, और टी सराउंडिंग टी सिस्टम के बराबर ही रहेगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो रिवर्सिबल है। टी सराउंडिंग टी सिस्टम माइनस टी सराउंडिंग का डिफरेंस Vp को टेंडिंग टू 0, इसलिए मैं कह सकता हूं कि टी सराउंडिंग को हर समय टी सिस्टम के बराबर ही रहने वाला है। तो मेरे लिए ये वाला टेम्परेचर 300 केल्विन ही होता। और अब ये जो डेल्टा एच आपने निकाला ये सराउंडिंग का कब होता, अगर आप ए से बी रिवर्सिबली आए। अब मुझे ये चीज बताओ, डेल्टा एच सराउंडिंग अगर ये नंबर है और डेल्टा एच सिस्टम ये नंबर है, what will be delta S universe? If this number is delta surrounding, Zero. this number is delta system, it is 0. Yes. And if delta S is universe 0, तो process is रिवर्सिबल। आप ये सब कुछ रिवर्सिबल के लिए तो कर रहे हो। यस सर। इसमें किसी ने कुछ पूछना है मेरे से? ये आपको पता कैसे चलेगा कि सराउंडिंग ने हीट को लॉस किया है और सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया है। सिस्टम ने किससे एब्जॉर्ब किया? सराउंडिंग से। लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर? जैसे क्वेश्चन में है ना, सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया ना, क्वेश्चन में लिखा तो है थर्मल, कैसे पता लगेगा? थर्मल एंड कांटेक्ट। कैसे पता लगेगा कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया? ये कैसे पता लगेगा? सर सुने सर, एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए सर, एक बार। 1 मोल आइडियल गैस है जो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, यानी कि वॉल्स आर परफेक्टली कंडक्टिंग, यानी कि हीट कैन एंटर द सिस्टम, हीट कैन कम आउट ऑफ द सिस्टम।
It is expanding. Gas is expanding. If gas is expanding from 1 liter to 2 liter against constant external pressure of 3 atm, यानी कि एक irreversible expansion हो रहा है। अब जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो एक्सपेंशन के टाइम पे सिस्टम के लिए वर्क क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर वर्क नेगेटिव आएगा तो क्यू सिस्टम के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, लूज की? अब एब्जॉर्ब की। तो फिर सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में लूज तो सराउंडिंग के लिए तो क्यू नेगेटिव आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। सर आपने टी सराउंडिंग को 300 कैसे लिखा, ये समझ नहीं आया। पहली बात तो यहाँ पे जब ये बोला जा रहा है ना कि सपोज मैं यहाँ पे एक गैस रख रहा हूं और गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली। अगर वो गैस एक्सपैंड कर रही आइसोथर्मली तो इसका मतलब जो भी सिस्टम का टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, ए ऑप्शन। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती क्योंकि गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो मैं ये कहता हूं कि टी सराउंडिंग माइनस टी सिस्टम, दिस डिफरेंस विल बी टेंडिंग टू 0 अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली होती तो। और अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली होती तो मैं कहता कि टी सिस्टम, क्योंकि हर समय 300 है तो टी सराउंडिंग 300 से मामूली सा ज्यादा ही है, मामूली सा ज्यादा, और वो ऑलमोस्ट 300 ही है। ये तब अगर मैं लॉजिक लगाता जब मेरी प्रोसेस रिवर्सिबल है। अच्छा, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबली है तो आप सिस्टम का टेम्परेचर दो ही इंस्टेंट पे डिफाइन कर सकते हो, इनिशियल और फाइनल। बीच में सिस्टम का टेम्परेचर क्या है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन आपको नहीं पता। पर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे ये कह दे कि सिस्टम जब गैस को एक्सपैंड कर रहा था, गैस जब एक्सपैंड हो रही थी, गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही थी, मुझे सिर्फ ये बताओ गैस हीट एब्जॉर्ब कब तक करेगी? जब तक गैस इक्विलिब्रियम में ना आए, और गैस इक्विलिब्रियम में अपने फाइनल पॉइंट पे आएगी। गैस फाइनल पॉइंट पे आके अपने टी को कितना बना ले, गैस का टेम्परेचर कितना हो जाए ताकि फर्दर ये इक्विलिब्रियम पे आगे दो पॉइंट है, बाहर के टेम्परेचर के बराबर। सर इसमें इरिवर्सिबल बाहर के टेम्परेचर के बराबर। यस सर। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में ये कि गैस आइसोथर्मल एक्सपेंड कर रही है, और अगर गैस आइसोथर्मल एक्सपेंड कर रही है तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि गैस का फाइनल स्टेट का टेम्परेचर गैस के इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर के बराबर ही है, और गैस का फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर, और गैस के लिए प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो उस केस में मुझे ये बताओ टी सराउंडिंग कितना होगा? 300 ही। मुझे एक बात बताओ, मैं कभी आपको ये पढ़ाता था, मान लो कभी किसी न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया और प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो यहाँ के पॉइंट से कुछ अंदाजा दे सकते हम कैसे? यस सर। एक्सटर्नल क्या होगा? यस सर, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि गैस का फाइनल प्रेशर जो भी होगा वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि गैस का फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा। बट ये कंफर्म थोड़ी है कि 2 लीटर पे, सर बट ये कंफर्म थोड़ी है कि 2 लीटर पे पी, मतलब पी एक्सटर्नल वो जाके रुक ही जाएगा, वो मतलब बीच में भी तो रुक सकता है। पहले वो बीच में कहीं भी रुके, जहां भी आप रोक रहे हो वहीं पे सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर रहे हो। जहां पर भी आप उसे रोक रहे हो इक्विलिब्रियम लाने के बाद, तभी तो आप उसके सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर पा रहे हो। अगर आपको सिस्टम का पी पता है, सिस्टम का वी पता है, और टी और वी पता है, तो इस पॉइंट पे आपको सिस्टम का टी तो पता है। पर जिस पॉइंट पे भी आपने ये पॉइंट प्लॉट करके एक पाथ बनाया, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? जहां एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर है, एक्सटर्नल और इंटरनल टेम्परेचर बराबर। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अपने पीछे प्लीज माइक कंट्रोल कर लो। सर वहां पे
डेल्टा एस ए टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस में नॉट इक्वल टू होगा ना सर? ये वाला यस सर। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है इसके बराबर। लेकिन अब जो जिस पर्पस के लिए ये न्यूमेरिकल बना था वो देखो। पहले तो ये कि मैंने डेल्टा सराउंडिंग रिवर्सिबल मेथड के लिए कैसे निकाला। सिस्टम के लिए जब रिवर्सिबली एक्सपेंड करवाया मैंने, तो सराउंडिंग के लिए कैसे मैंने क्यू डिसाइड किया। सराउंडिंग के लिए क्यू नंबर हमेशा वही होगा जो ऑपोजिट ऑफ क्यू है सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए क्यू की जितनी भी वैल्यू आएगी, क्यू की जो वैल्यू आएगी, उसका ऑपोजिट नंबर साइन के साथ, ऑपोजिट साइन के साथ सराउंडिंग के लिए रख देना। अब अगर कोई ये कह दे कि गैस इरिवर्सिबली एक्सपेंड हुई थी और कोई कह दे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, तो मैं कहता कि सराउंडिंग के लिए हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबली ही होगा, भले ही वो प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल। सराउंडिंग का टी चेंज नहीं होने वाला, और अगर सराउंडिंग का टी चेंज नहीं होने वाला, टी इंटीग्रेशन से बाहर डी क्यू रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग विच इज अगेन क्यू रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग बाय टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे सिस्टम अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहिए ना, तो मैं सिर्फ देखूंगा फाइनल पॉइंट पे जाके सिस्टम का टेम्परेचर, जो फाइनल पॉइंट पे सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो मैं इसे 300 केल्विन ले लूंगा। लेकिन अब तो मुझे ये कह दे कि सराउंडिंग में कितनी हीट लूज की, सराउंडिंग में जितनी भी हीट लूज की वो हमेशा रिवर्सिबली करेगी, पर अब की बार सिस्टम ने एब्जॉर्ब कितनी हीट की, सिस्टम ने ये हीट इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब की है। किससे? सराउंडिंग से। पर सराउंडिंग में इतनी ही हीट सिस्टम को कैसे दी होगी, झटके से या स्लोली दी है? Slowly. झटके से। स्लोली। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने झटके में ली है, ओ सॉरी। सिस्टम ने रिवर्सिबली ली है, पर सराउंडिंग ने उसे यही हीट झटके में नहीं दी। क्योंकि अगर सराउंडिंग झटके में हीट देती है तो फिर क्या हो जाता है सराउंडिंग के लिए? टेम्परेचर उससे चेंज। क्या हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कोई सिस्टम के अंदर एक झटके से हीट आएगी, फॉर एग्जांपल मैंने कल ही एग्जांपल शाम वाले बैच में भी दिया। मुझे एक बात बताओ, मान लो एक ना कमरे में 50 बच्चों की क्लास लगी हुई है और तुम 50 बच्चे सिस्टम के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉपी करो। अब बाहर से एक बच्चा धुक करता भागता अंदर, जैसे वो धक करता भागता अंदर आया, पढ़ते पढ़ते मुझे बताओ बहुत सारे लोगों का ध्यान ऐसे गर्दन में जाएगी, बाहर दूर की तरफ जाएगा, कौन आया। यानी कि जब कोई सिस्टम के अंदर झटके से आएगा, फास्ट आएगा, सडन आएगा, तो सिस्टम के अंदर हलचल होगी, और उस हलचल का एहसास क्लास में बैठे 50 बच्चों को सबको पता लगेगा। उस वक्त मैं कहूंगा कि जो लोग दरवाजे की एंट्रेंस के पास बैठे होंगे ना, उनको वो धक ज्यादा फील होगी, और जो बच्चा उस दीवार से दूर बैठा होगा जिधर से एंट्रेंस हुई बच्चे की, उनको ये इंफॉर्मेशन कम मिली। यानी कि बच्चे के आने का एहसास जिस एटम की लेयर को या जिस बच्चों की लेयर को डोर के साथ बैठे थे उनको तो बहुत ज्यादा हुआ, पर उतना इफेक्ट उन बच्चों के ऊपर नहीं आया जो उस डोर से दूर थे। यानी कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट की एंट्री अगर हो रही है इरिवर्सिबली, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तब मैं कह दूंगा कि आप टेम्परेचर पूरे सिस्टम का डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट रीजन में टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर वो बच्चा इतना धीरे धीरे आता, छुपते छुपाते अपना कदम धीरे धीरे सरकाता आता, जिससे साल लग जाते आने में, तो क्या उसकी एंट्रेंस क्लास के ऑडियंस तक, क्लास के बच्चों तक पता लग पाती? नहीं। उस समय मैं कहता कि हीट जब अंतर हो रही है किसी को खबर नहीं हुई, टेम्परेचर वैसे का वैसे ही रह गया। टेम्परेचर राइज तो होगा, पर वो टेम्परेचर राइज ऐसे होगा कि यूनिफॉर्मली जो खबर डोर के साथ वाले लोगों को मिल रही है
वो बराबर उतनी ही एक्सटेंट में बैक साइड वाले बच्चों को भी मिल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होगा। और टेम्परेचर राइज भी करेगा तो सब मॉलिक्यूल्स का एक साथ बराबर राइज करेगा। लेकिन जब हीट झटके नहीं देते हैं तो जिस पार्ट से बच्चे की एंट्री हुई, जिस पार्ट से हीट की एंट्री हुई, वहां के लोगों को टेम्परेचर सडन राइज करेगा, फिर वो टेम्परेचर धीरे धीरे ट्रांसफर होगा बाकी लोगों में। पर जब तक टेम्परेचर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंट है, आप उस स्टेज में सिस्टम का उस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते। पर सराउंडिंग इज सो बिग इन साइज। सराउंडिंग 50 बच्चों की क्लास नहीं है, सराउंडिंग 1000 करोड़ मिलियन ट्रिलियन रेज़ टू पावर मिलियन ट्रिलियन एटम मॉलिक्यूल का कलेक्शन। उसमें जब भी हीट आएगी, वो हीट जैसे एंटर होगी, वो पूरे सराउंडिंग को एहसास नहीं होगा कि उस हीट की एंट्रेंस है। यानी कि उस हीट की एंट्रेंस से सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला। और खुद बताओ, किसी को हम गर्म करें और उसका टेम्परेचर ना चेंज हो, ये सब पॉसिबल है जब वो हीट हमने सडन दी या स्लोली स्लोली दी। स्लोली। तो सराउंडिंग के लिए जब टी कभी चेंज नहीं होगा, तो सराउंडिंग कभी भी हीट का एब्जॉर्प्शन या हीट का लॉस इरिवर्सिबली कभी नहीं लेने वाला। भले सिस्टम उस हीट को झटके से ले, पर सराउंडिंग में जो हीट दी होगी सिस्टम को, वो वही हीट इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिवर्सिबली दी। तो अब अगर कोई मुझे कहेगा ना कि सराउंडिंग के लिए ये क्यू कितना है, मैं कहूंगा ये अभी इतना ही है, लेकिन माइनस साइन के साथ -3 इंटू 101.3 डिवाइड बाय 300। अब मुझे चीज ये बताओ, डेल्टा एच सराउंडिंग निकालने के लिए शायद अब आपको ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, जब भी आप क्यू सराउंडिंग बाई टी रखोगे, ये नंबर सिस्टम के लिए अगर प्रोसेस रिवर्सिबली होती है सपोज, तो जो सिस्टम का क्यू है उसका अपोजिट साइन यहां पे। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबली होती है तो भी सिस्टम का जो क्यू है इरिवर्सिबल वाला, वही अपोजिट साइन के साथ सराउंडिंग के लिए। तो जब भी कभी डेल्टा सराउंडिंग निकालना हो, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट कि आपको वहां पर क्यू की वैल्यू कौन सी रखनी है एक्चुअल में जो सिस्टम के लिए क्यू है। अगर सच में प्रोसेस में रिवर्सिबली कैरी प्रोसेस, सच में सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो जो क्यू रिवर्सिबल आएगा वही का वही आप रखोगे। पर अगर सिस्टम ने इरिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब किया ना, तो भी उसका ऑपोजिट साइन वाला पॉइंट आप यहाँ पे रख दोगे। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सर तो मुझे हाँ सर यहाँ पे थर्मल कॉन्टैक्ट का मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब है वॉल्स आर परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स। तो अगर सराउंडिंग से हीट आ भी सकती है, सिस्टम से हीट बाहर भी जा सकती है। दिस इज कॉल्ड थर्मल कॉन्टैक्ट। तो सर परफेक्ट थर्मल कंडक्टिंग वॉल। सर ये आइसोथर्मल है, ये कैसे बोला था? मतलब ये तो इनिशियल वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ था। सॉरी वॉल्यूम तो चेंज हो गया, आइसोथर्मिक तो डेफिनेटली नहीं है। और गैस के लिए जब गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर भी घटेगा। तो अगर वो आइसोबारिक नहीं है, एडियाबैटिक नहीं हो सकती क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, आइसोकोरिक नहीं है, और उन्होंने बस एक ही बात बोल दी, गैस इज एक्सपेंडेड एट 300, मतलब गैस के टेम्परेचर को 300 मेंटेन करके रखा है। पर ये तो क्लियरली मेंशन है, ये लैंग्वेज एक तरीका है आइसोथर्मल प्रोसेस को बताने का कि गैस का एक्सपेंशन 300 केल्विन के लिए। अगर गैस का एक्सपेंशन आइसोथर्मली नहीं होता ना, तो वो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर बताते। शायद वो ये कहते थे एडियाबैटिक वॉल्स, ताकि आप समझ जाओ कि गैस जब एक्सपैंड करेगी तो वो ठंडी होती है। वो ऐसा हिंट देते थे। जब भी उन्होंने ये बोल दिया थर्मल कॉन्टैक्ट, मतलब वॉल्स आर परफेक्ट कंडक्टिंग। परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब ये कि जितनी हीट आएगी सिस्टम के लिए, जितना भी क्यू होगा, वो सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट हुआ। और जब हीट सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट हुए, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
इज दैट पॉइंट क्लियर? Adiabatic था इसलिए हम बोल पाए हाँ, मतलब थर्मली कंडक्टिंग में पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। अगर हमें वो आइसोथर्मल नहीं ना होती तो जो हीट सिस्टम के अंदर आ रही है वो कुछ हिस्सा वर्क करने में खर्च होता, रिमेनिंग हिस्सा सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करता। अच्छा, यू गॉट द पॉइंट? थैंक यू सर। हाँ सर एक डाउट था हाँ जी, सर ऐसे पहले एक पॉइंट सुन के फिर मैं आपके डाउट लूंगा 5-6 मिनट के लिए। अब मुझे एक चीज ये बता दो, मुझे ये कैलकुलेशन करके जल्दी से बताओ कितनी आती है। ये वाली कैलकुलेशन आर की वैल्यू 0.0821 है, 0.0821 इंटू 101.3 इंटू LN2 की वैल्यू है 0.7, 0.0821 101.3 और 0.7 5.76 5.76 जूल पर केल्विन। अगर ये इसमें 5.76 है तो फिर ये -5.76 है। तो यहां के लिए डेल्टा एस फॉर द सिस्टम 5.76 ही है, पर डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू ये निकालो जरा, 1.0 -1.013। अब डेल्टा की यूनिवर्स निकालो, 5.76 -1.013, जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का नतीजा। गैस की एंट्रोपी बढ़ गई थी तो गैस की एंट्रोपी में बड़ा चेंज आया, सराउंडिंग की एंट्रोपी घटी और कम घटी। सराउंडिंग के लिए डिक्रीमेंट एंट्रोपी का कम हुआ है एज कंपेयर टू जो इंक्रीमेंट सिस्टम के लिए हुआ, ताकि यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव ही रहे एंट्रोपी की। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। सर शुरू में कैसे समझ गए सर कि इरिवर्सिबल है? सर फर्स्ट में समझ गए अगेंस्ट कांस्टेंट पी एक्सटर्नल। भाई लेक्चर दोबारा पार्ट देखो। 1 भूल गए? ये सर डाउट हुआ। पार्ट 1 भूल सारा गया। जब बार बार बोलते थे जब भी लिखाओ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, लिखवाए Yes, sir, नहीं थे समझ शॉर्ट गए। नोट्स में। यस सर समझ गए सर। एडियाबेटिक में तो डेल्टा एस 0 हो जाएगा ना, डेल्टा एस सराउंडिंग बिल्कुल। सिस्टम साइज है। सर डीक्यूज में 0 हो मैं जाता है। बोलूंगा एडियाबेटिक को भी न्यूमेरिकल से पहले जान लेंगे, कंक्लूड करेंगे। सर एक डाउट था सराउंडिंग हाँ। डेल्टा जिसमें भी डाउट पूछना ना मुझे एक बार नाम जरूर बताओ। सर लूसीफर। हाँ लूसीफर बेटा। सर आपने बताया कि फाइनल गैस का प्रेशर है वो सराउंडिंग इक्वल होगा फाइनल स्टेट पर, ठीक है, और इनिशियल स्टेट पर भी 300 केल्विन है एंड क्योंकि गैस। प्रोसेस आइसोथर्मल थी। यस सर आइसोथर्मल है, इसका मतलब हर पॉइंट पे सराउंडिंग और सिस्टम का प्रेशर इक्वल हो रहा है। जब इरिवर्सिबल था ना, यस सर। सिस्टम का टेम्परेचर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सराउंडिंग के बराबर। यस सर। बीच वाली स्टेट में सिस्टम का क्या टेम्परेचर है वो डिफाइंड नहीं है सर बट यहाँ पे आइसोथर्मल है। यहाँ पर है, यहाँ पर आइसोथर्मल है, इसलिए हम कह सकते हैं। यस सर, तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर हर पॉइंट पे इक्वल होगा, तो ठीक है। इसके हिसाब से प्रोसेस तो रिवर्सिबल होनी चाहिए ना। गुड, पर ये ध्यान रखो ये तब होता अगर सिस्टम का मैं प्रेशर भी डिफाइन कर सकता हर पॉइंट पे। टेम्परेचर तो तुमने डिक्लेयर कर दिया कि सर हम T2 डिफाइन कर सकते हैं हर समय। यस सर। पर मैं कहूंगा मैं सिस्टम का प्रेशर कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर सडनली रिमूव किया ना, एक्सटर्नल प्रेशर बोल दिया सॉरी, हाँ बाहर का प्रेशर एकदम घटाया, तो ये जो प्रेशर के घटने की इंफॉर्मेशन है ना, ये पिस्टन के साथ लगे टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिल गई। ये इंफॉर्मेशन बाकियों तक पहुंचने में टाइम लगा। तब तक क्या हुआ, इधर का लो प्रेशर रीजन बन चुका था, इधर का हाई प्रेशर रीजन बन चुका था ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, और अंदर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रेशर की वैल्यू थी, तो सिस्टम का कोई कॉमन पॉइंट कॉमन प्रेशर में असाइन नहीं कर सकता। फिर जब फाइनली सिस्टम रुका एक्सपेंड करके, तब जाके पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म बराबर वैल्यू का सेम कर हर पॉइंट, तब मैं सिस्टम के स्टेट डिफाइन कर सकता है। यार तेरा डाउट बहुत अच्छा था, तुझे पता लगा? यस सर। पक्का? यस सर पक्का।
ओके थैंक यू सर। आई एम उदय। हाँ उदय, सर ये डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए आपने क्यों रिवर्सिबल वाला क्यों नहीं लिखा? मैंने तो सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल ही लिखा है। तो सर ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है सर? डेल्टा एस 0 आना चाहिए ना सर। अच्छा एक Irreversible मिनट, है। मुझे एक बात बता, अभी तक सराउंडिंग के लिए हमने क्या पढ़ा कि सराउंडिंग के लिए जो भी हीट का एक्सचेंज होगा, हाँ सर, जितना सिस्टम लूज करेगा उतना सराउंडिंग गेन नहीं करेगी, नहीं ये वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ वो सही है। जितना सिस्टम लूज करेगा उतना सराउंडिंग गेन करेगी। मान लो तुम सराउंडिंग और मैं सिस्टम। यस सर। अब मुझे ये बताना, मैंने धीरे 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 10 जूल दिए, तुमने वो 10 जूल धीरे लिए या फिर झटके से लिए? धीरे धीरे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मेरा वाला छोड़ा हुआ हीट रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। ओके अच्छा, मैं सिस्टम हूँ, तुम सराउंडिंग हो, मैंने अब झटके से 10 जूल दिए, तुमने कैसे लिए? वो सर धीरे धीरे रिवर्सिबल। तो तुम्हारे लिए मेरे 10 जूल क्या है? रिवर्सिबल। तो मेरा 10 जूल मेरा इरिवर्सिबल था, तुम्हारे लिए तो वो रिवर्सिबल ही है ना? यस सर। तो तुम्हारे लिए तो वो नंबर जो सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है, उससे तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए तो वो रिवर्सिबल है। यस सर। तभी तो मैंने वो वैल्यू यहाँ रख दी, जो सिस्टम वाली थी वही सराउंडिंग के लिए रख दी। अच्छा अच्छा सर, समझ आया? सर शुभम, हाँ शुभम। सर जैसे मतलब कोई भी कैसा भी रिएक्शन रहे तो उसमें पहले हम लोग रिवर्सिबल की तरफ से निकालेंगे, उसके बाद उससे क्यू रिवर्सिबल निकाल के फिर उसको डेल्टा एस सराउंडिंग में क्यू रिवर्सिबल डालेंगे और टेम्परेचर डालेंगे, तब निकलेगा। अब मैं उसका इजी वर्जन ले लेता हूँ, ठीक है? सिंपल इतना काम करना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते वक्त क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल बाय टी, ये टी तो हमेशा कांस्टेंट है। ये नंबर कहां से मिलेगा? ये तो सिस्टम के लिए क्यू निकालने एक्चुअल में क्या है। अगर सिस्टम ने सच में रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो की तो जो सिस्टम के लिए क्यू है ना रिवर्सिबल वाला, वही रख देना, उसका अपोजिट साइन पे। अगर सिस्टम ने सच में इरिवर्सिबल प्रोसेस की है एक्चुअल में, तो फिर वही वाला क्यू उसका यहां रख देना, अपोजिट साइन पे। पता चला? इरिवर्सिबल वाला। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। और इरिवर्सिबल में अगर सिस्टम ने 5 जूल हीट रिवर्सिबली लूज की तो सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबल इस वक्त -5 है, तो सराउंडिंग के लिए यही 5 जूल हमेशा रिवर्सिबली पॉजिटिव आ जाए। अगर सिस्टम ने 10 जूल लूज किए इरिवर्सिबली, तो क्यू फॉर द सिस्टम इरिवर्सिबल वाला -10, और सराउंडिंग के लिए यही वाला 10 रिवर्सिबल है। उस समय तो इसके लिए 10, मतलब जो भी इसका साइन था उसका 10 डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कैन आई इरेज नाउ? यस सर। सर तनीषा। अभी नहीं पूछना, अभी मुझे पढ़ाना है, बिकॉज जस्ट आई स्पेंट 1 hour ऑन द सेम वन क्वेश्चन। अभी वेट करियो तनीषा, मैं खुद बोलूंगा 10 मिनट बाद। सपोज करो मैंने तुम्हें एक ऐसा सवाल दे दिया, अ गैस इज अंडरगोइंग adiabatic
reversible expansion from 2 liter to 10 liter. And initially at 300 Kelvin. और मैंने दे दिया कोई मोनो एटॉमिक गैस. What is delta S for system, delta S for surrounding, delta S for universe? अब की बार मैंने तुम्हें ये चीज बोल दी कि गैस में इनिशियली, और ये भी देता हूं 1 मोल ऑफ गैस. इनिशियली गैस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अब आई है एक्सपेंड करके, और मैंने ये बोल दिया रिवर्सिबली आई है. अब अगर वो ए से भी रिवर्सिबली आई है एडियाबेटिकली, यहां गैस का जो प्रेशर होगा वो गैस का इनिशियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स विच इज 1 R इंटू टेम्परेचर ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज 2 लीटर, और यहां का वॉल्यूम 2 लीटर. यहां का वॉल्यूम 10 लीटर है, पर यहां का फाइनल प्रेशर गैस का हमें नहीं पता, पर वो जितना भी होगा 1 मोल इंटू R इंटू टेम्परेचर इन द फाइनल स्टेट बाय 10 लीटर होगा. पर यहां का टेम्परेचर T2 है और यहां का T1. अगर ये T2 तुम्हें नहीं पता, लेकिन प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, यू नो दैट यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन T1 V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 is T2 V2 रेज़ टू माइनस गामा माइनस 1 only for reversible adiabatic process. राइट? और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, मैंने हर समय आपको बोला जब भी क्वेश्चन एडियाबेटिक का हो, आप कुछ भी निकालने से पहले आपको क्या पता करना चाहिए? फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर निकाले बगैर आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जब प्रोसेस एडियाबेटिक है तो डेल्टा ई फॉर इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर सिस्टम के लिए प्रोसेस वाकई में रिवर्सिबल है तो क्यू के ऊपर टैग लग गया, क्यू रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल, और ये 0 है तो डेल्टा ई इज वर्क. और क्योंकि गैस इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन तो वर्क नेगेटिव है, तो इंटरनल एनर्जी गैस की घट रही है, एंड इंटरनल एनर्जी फॉर द गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. So T2 is less than T1. That's why delta E is negative. ये तो सब पुराना है ना, इसमें तो कुछ नहीं आनी अभी तक. अब कोई मुझे ये कह दे डेल्टा S निकालो, तो मैं ये कह सकता हूं डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन है. गैस के लिए टेम्परेचर तो चेंज होगा, पर सिस्टम के लिए क्यू अब की बार क्यू रिवर्सिबल है, क्योंकि प्रोसेस एक्चुअल में रिवर्सिबल है. तो इस वक्त मैं कह दूंगा क्योंकि एडियाबेटिक बात हो रही है तो ये नंबर 0 है, तो अब डेल्टा गैस के लिए 0, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल 0. पर ये बताओ अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है, मान लो ये गैस एक्सपैंड कर रही है और ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, पर ये वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटर वॉल्स है. दिस वॉल्स आर परफेक्ट इंसुलेटर, पर पिस्टन ऊपर उठ रहा है, तभी तो एक्सपेंशन हुआ 2 लीटर से 10 लीटर. तो सिस्टम में सराउंडिंग से कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 0, क्योंकि वॉल्स आर परफेक्टली एडियाबेटिक बाउंड्री. सिस्टम में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं थी सराउंडिंग से. तो अगर तुम मुझे ये कह दे कि डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, जिसको मैं अभी जैसे अभी सिखा रहा था मैं उसी तरीके से बोल रहा हूं,
कि उस सराउंडिंग के लिए जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो हमेशा रिवर्सिबल ही होगा, लेकिन ये जो भी नंबर होगा ये क्यों सिस्टम का ऑपोजिट साइन ही होगा। तो सिस्टम ने तो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की, और सिस्टम ने जब कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की, ये नंबर भी 0। तो डेल्टा एस यूनिवर्स कितना है? 0। ऐसी प्रोसेस जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज 0, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0, वी कॉल इट एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एस इज 0, नो चेंज इन एंट्रोपी। सर तो हर डायबिटिक जब सिस्टम के लिए वेट अभी ये थॉट दिमाग में मत लाना, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक होता तो क्या, मैं करवा रहा हूं ऑन द सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज 0, सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज 0, यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज 0, मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। There is no change in entropy of the system. That's why this process is called isoentropy. अब कोई बच्चा मुझे ये कह दे, नहीं सर आपने कल ये सिखाया था कि किसी गैस के लिए डेल्टा एस निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। मैं तो इससे निकालना चाहता हूं। मैं कहूंगा ठीक है इससे निकाल ले, क्योंकि ये डिराइव करते वक्त आपने स्टार्ट यहां किया। अगर ये 0 है ना तो अच्छी बार ये भी 0 आना। अब मैं उसको भी मैथमेटिकली प्रूव करके दे रहा हूं। आपको ये पता कि ये प्रोसेस जब एडियाबैटिकली चल रही थी तो आप यहां से ये तो बोल सकते हो ना, T2/T1 is equal to V1/V2 raised to power gamma minus 1। यहां से यस सर, T2/T1 is V1/V2 raised by gamma minus 1। तो अगर मैं यहां पर ये वैल्यू ऐसे लिख लूं, NCBM ln T2/V1/V2 raised to power gamma minus 1 plus NR ln V2/V1। तो मैं इसको लिख रहा हूं, NCVM लॉग के लिए कोफिशिएंट एक्सपोनेंट टर्म ये बन गई गामा माइनस 1 log V1/V2 प्लस NR ln V2/V1। NCVM गामा की वैल्यू CPM अपॉन CVM माइनस 1 log V1/V2 प्लस NR ln V2/V1। This is nothing but NCVM, CPM minus CVM by CVM ln V1/V2 plus NR ln V2/V1। What do you mean by this? What is this? R CVM cancel। ये नंबर R बन गया। तो मुझे इसका सम बताओ क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? 0। क्योंकि अल्टीमेटली ये आया तो यहीं से था भैया, डिराइव करते हो ना। सर ये समझ में आई? तो आइडियल गैस के लिए लगाते हैं ना हम सब कुछ आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के तो क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन में कहाँ गिवन है कि आइडियल गैस? सिलेबस ही आइडियल गैस का है। मेरे गुरु बाय डिफॉल्ट वही मानते हैं। वीडियो दोबारा देखो। मेरी बात सुन, जब भी क्वेश्चन नहीं मेंशन है तू इसके अलावा कुछ कर भी, तो वंडर वॉल इक्वेशन लगा भी नहीं सकता मेरे भाई। अगर वंडर वॉल इक्वेशन लगानी हो ना तो वंडर वॉल कांस्टेंट ए और बी दिए होते। ओके सर। ठीक है, तो अब लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज देना है। मुझे एक बात बताओ, गैस एक्सपैंड कर रही है, अगर गैस की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव करनी होती तो वो 2 तरीकों से हो सकती है, टेम्परेचर भी बढ़ता, वॉल्यूम भी बढ़ता। जब आप आइसोथर्मल को क्वेश्चन कर रहे थे ना, पिछला क्वेश्चन, तो उसमें टी कांस्टेंट पर गैस एक्सपैंड कर रही थी अल्टीमेटली।
अगर गैस एक्सपैंड कर रही थी तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था, भले टी में चेंज नहीं आया। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस के लिए एंट्रोपी चेंज कुछ ना कुछ जरूर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है। पर अब की बार आप देखो, ये नंबर इसी नंबर का नेगेटिव बन गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब गैस एक्सपैंड कर रही है उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ये टर्म तो पॉजिटिव है। पर गैस जब एक्सपैंड कर रही है क्योंकि वो ठंडी भी हो रही है, तो T2 टर्म T1 से छोटी है, तो ये टर्म नेगेटिव भी है। तो जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसके लिए जितना एंट्रोपी का इंक्रीमेंट वॉल्यूम बढ़ाने से आ रहा है, उतना एंट्रोपी का डिक्रीमेंट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो ठंडी भी होती जा रही है। तो जितना डिक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ कूलिंग हो रहा है, क्योंकि गैस की इंटरनल एनर्जी तो घट रही थी, गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी तो घट रही थी, गैस के मॉलिक्यूल स्लो होते जा रहे थे, इसलिए गैस में एंट्रोपी का डिक्रीमेंट भी आ रहा था साथ के साथ, भले ही गैस एक्सपैंड कर रही थी। और अगर गैस एक्सपैंड, जितना गैस को एक्सपेंशन में एंट्रोपी का इंक्रीमेंट मिल रहा है, उतना ही गैस के लिए एंट्रोपी का डिक्रीमेंट टेम्परेचर के घटने से हुआ, इसीलिए नेट डेल्टा जीरो बन गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। एनी डाउट अप टू हियर? इस पॉइंट को लिखवा दिए ना सर। प्रोसेस सर, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुई और आइसोथर्मल भी नहीं हुई तो फिर फाइनल टी सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? अगर प्रोसेस कोई ना कोई तो होगी ना, कोई ना कोई तो होगी, आइसोबारिक आइसोक्लोरिक कुछ तो होगा। तो उसके हिसाब हर प्रोसेस के लिए जब आप सिस्टम को फाइनल स्टेट में ला रहे हो, फाइनल स्टेट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां भी फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां सिस्टम और सराउंडिंग के लिए टी एक्सटर्नल टी इंटरनल बराबर होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का टी एक्सटर्नल टी इंटरनल बराबर होगा। सर एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होगी? नहीं, क्योंकि अभी तक मैं बोलूंगा, अभी तक मैंने इरिवर्सिबली एडियाबैटिक थोड़ा ना पढ़ा है। एक बार उसको कर ले, फिर कंक्लूजन पे आएंगे क्या हम ये हर बार बोल सकते हैं। वाला पॉइंट लिखा दिया। ये कंफर्म हो गया कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, जो भी एंट्रोपी का पॉजिटिव चेंज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम है, उतना ही एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो नेट एंट्रोपी will be zero. Net entropy will be zero. क्या ये पॉइंट पता लगा बच्चों? यस सर। यस सर। अब मैं इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं 2 लीटर से 10 लीटर तक आए हो पर इरिवर्सिबली एक्सपेंड हुई इस क्वेश्चन। इनिशियली 300 चल रही, क्या नहीं रेज इट नाउ? यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि गैस को एक्सपेंड 2 लीटर से 10 लीटर की है, पर सडन एक्सपेंड है एडियाबैटिकली। तो ये कंफर्म है, आपको अगर ध्यान हो, हम ये कहते थे कि अगर आप 2 स्टेट्स को एडियाबैटिक पाथ से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप अगर ये से रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट कर पाए, और आप एडियाबैटिक में इसे इरिवर्सिबली कनेक्ट नहीं कर सकते। कुछ किया था ऐसा कभी? सर बोर्ड थोड़ा, हाँ सर, थोड़ा ब्लर हो गया सर, थोड़ा क्लियर हो गया। ब्लर हो गया सर। सर वो फोकस ओके ओके ओके, फोकस ठीक। अब ठीक है? यस यस सर।
मैं ये कह रहा था कि जब हमने एडियाबैटिक का लेक्चर किया था ना, तब मैंने ये बोला था दो स्टेट्स को अगर कनेक्ट करने वाला पार्ट अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आप उन्हीं दो स्टेट्स को इरिवर्सिबली एडियाबैटिक से कनेक्ट नहीं कर सकते। यस राइट। अब मैं उसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, डेल्टा ई क्यू प्लस W2 है पर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। किसके लिए? सिस्टम के लिए, क्योंकि सराउंडिंग के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल ही रहेगी। तो मैं कह दूंगा सिस्टम ने जो भी हीट, क्योंकि एडियाबैटिक है, सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की ना दूसरी। वॉल्स आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। तो सिस्टम के लिए क्यू जब वो इरिवर्सिबली एक्सपैंड कर रहा है ये 0। और मुझे एक बात बताओ, सराउंडिंग के लिए क्यू क्या होगा? जब सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब किया दूसरे की, तो सराउंडिंग ने कितनी हीट उसे दी? 0। पर सराउंडिंग ने जो भी हीट का एक्सचेंज 0 भी किया है, 0 हमेशा वो तो रिवर्सिबल ही करता है। यस सर। मानते कि नहीं मानते? यस सर। मानते हैं सर। सराउंडिंग तो जब भी हीट को लूज करता भी, अगर वो नॉन जीरो भी होता, अगर वो लूज करता भी, तब भी वो रिवर्सिबल करता। और उसके पीछे आप रीजन क्या देते हो? क्यों सराउंडिंग हीट हमेशा एक्सचेंज रिवर्सिबल करता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। ऐसा हीट का लॉस करना और ऐसा हीट का गेन करना जिससे मेरे में टेम्परेचर चेंज ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब मैं हीट को बहुत बहुत धीरे धीरे। अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई क्यू सराउंडिंग 0 ही है, तो अगर कोई मुझे ये कह दे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, दिस इज क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल बाय टी, तो अब मैं इस नंबर की मदद से बोल सकता हूँ डेल्टा एस सराउंडिंग 0। ठीक है? यस सर। पर प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर अगर 0 है तो ये नंबर आपकी बात कुछ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। यस सर। कौन है ये जिसके पीछे आवाज आ रही है? गौरव सिंह है। गौरव सिंह है सर। सौरभ सिंह कंट्रोल कर पीछे वॉइस, नहीं तो मैं एग्जिट करवा रहा हूँ। आप भी इसको म्यूट कर दीजिए। ओके, तो डेल्टा एस अगर सराउंडिंग के लिए 0 है ना, सिस्टम के लिए फिर अब ये 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे इस इक्वेशन से देखूं, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है V1 से V2 तक, सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक, जो कि रिवर्सिबल में किया। अगर सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक गैस एक्सपैंड कर रही है तो ये नंबर अगर पॉजिटिव है, पर क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है, वर्क नेगेटिव है, डेल्टा ई नेगेटिव है, तो टेम्परेचर घट रहा है। और अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, मतलब गैस ठंडी हो रही है, तो फाइनल टेम्परेचर डेफिनेटली इनिशियल से छोटा होगा। और अगर ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, पर हमें फाइनली ये टर्म पॉजिटिव दिखनी चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब इस नंबर का नेगेटिव मैग्नीट्यूड और इस नंबर का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ये बड़ा हो। अग्रीड और नॉट? यस सर। गैस जब एक्सपैंड कर रही है, सेम 2 लीटर से 10 लीटर जो पिछला केस किया था, तो 2 लीटर से 10 लीटर तक आते वक्त ये नंबर जितना भी पॉजिटिव वैल्यू लेके आया, आपकी बात जितना भी इसका सॉल्व करने पे मैग्नीट्यूड आएगा, उतना ही इसका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल डेल्टा एस को 0 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब कि ये जो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर में, इनिशियल टेम्परेचर तो कॉमन है 300 केल्विन, इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर घटेगा तो सही, क्योंकि गैस एक्सपैंड करेगी, वर्क नेगेटिव है, डेल्टा ई नेगेटिव है, टेम्परेचर तो घटेगा, पर ये वाला जो टेम्परेचर होगा
वो जो इस पॉइंट का टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। कम होगा। ज्यादा होगा। कम होगा। सर ज्यादा ज्यादा कि कम कम ठंडा होगा। उससे कम नहीं तो होगा, ज्यादा होगा। 300 से तो कम होगा, हाँ पर ये वैल्यू जो भी होगी, रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। जितनी भी यहाँ थी ना, यहाँ वाला T2 निकालते हैं, चलो ऐसे तुम्हें यकीन भी नहीं आना, चलो यहाँ वाला T2 निकालते हैं। ज्यादा होगा। ए से बी वाला जो टेम्परेचर निकालना ना रिवर्सिबल वाले पार्ट में, तो इनिशियल टेम्परेचर था 300, वॉल्यूम था 2 लीटर, रेज़ टू पावर गामा -1, T2 हमें नहीं पता, V2 10 लीटर रेज़ टू पावर गामा -1, तो 300 इंटू 2/10 रेज़ टू पावर गामा -1 इज T2। ये T2 ये बी पॉइंट है, जो कि रिवर्सिबल की फाइनल स्टेट है। मुझे ये वैल्यू बताओ एक बार, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, तो 5/3 ये बन गया 300 इंटू 2/10 रेज़ टू पावर 2/3 इज T2। कैलकुलेटर से एक बार ये वैल्यू निकाल के बताना, ये बन जाएगा 300 1/5 का स्क्वायर 1/25 का क्यूब रूट। कोई भी ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल दो, कभी आएगी कितनी? अप्रॉक्स 2.67 के अराउंड, कितनी आ रही है? 2.5 या 6 के अराउंड आएगी। 2.5 और 6। अच्छा 2.5 या 6, ओके। पर अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबली हुई है, डेल्टा ई तो वर्क के बराबर है, तो अब मैं ये कहूंगा NCVM T dash minus T1 is minus T external into V2 minus V1। मैंने यहां पर ऐसा लगाया क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, डेल्टा ई NCVM T dash minus T1 है और वर्क को T एक्सटर्नल V2 minus V1, और मैं ये दे देता हूं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180। या यूं कह लो जो गैस का फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल, इतना ही रखते हैं। ये वाला पी वैल्यू निकाल सकते हैं तो, पर हमें T2 नहीं पता, ठीक है। इनिशियली एट 300 केल्विन अगेंस्ट कांस्टेंट पी एक्सटर्नल 180, तो 100 तो नंबर ऑफ मोल्स 1 CVM 3/2 R T dash minus T1 initial 300 minus T external 180 है। V2 minus V2 को मैं लिख रहा हूं NR T dash by T2 minus NR T1 by P1, और यहां से मेरे लिए R कैंसल, मोल्स 1 कैंसल, पर P2 की वैल्यू में P एक्सटर्नल ले लो। सर T2 120 के अराउंड है। T2 कितना आ रहा है? 120 के अराउंड। अच्छा ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में मुझे गैस का फाइनल प्रेशर नहीं दिया, तो इसे P एक्सटर्नल के बराबर मान लूं तो आपत्ति तो नहीं होगी? नो सर। नो सर। तो अगर इसे 180 में रख दूं तो यहां से मुझे इनिशियल प्रेशर कितना था गैस का वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है R इंटू 300/2 लीटर। 20 सीधा बोल दो 2 लीटर यार, सॉरी V1 तो पता ही है, V2 भी पता है, V2 भी तो पता ही है, छोड़ो फिर क्या करना है। अभी मैंने ये बोला, सॉरी 10 - 2, मुझे लगा V2 नहीं दिया। 2 लीटर टू 10 लीटर ये पता है, ठीक है। तो यहां से मुझे T डैश की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? पर मुझे साथ में R तो हमने काट दिया, नहीं काटा, तो फिर ये ध्यान रखना, यहाँ R कटेगा नहीं फिर। अब R की वैल्यू क्या ले रहे हो? 8.314, इसे 8.314 लेना है और इसे भी 101.3 से मल्टीप्लाई करना है।
क्योंकि ये सब जूल में चल रहा है। अब तो यहाँ से मुझे 8.314 लेने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि जूल में है ना, ये सर 8.314 रखा है। हमने 101 से मल्टीप्लाई किया ना। इसे 0.081 लेना क्या? यस सर, अगर हम हाँ सर वही ले लीजिए ना, फिर बाद में multiply कर- चलो ठीक है, मतलब आपको समझ तो गया ना मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। यस सर। तो आप बस टी डैश निकाल दो यहाँ से। टी डैश कितना आएगा? यहाँ से टी डैश कितना आएगा? सर 234 केल्विन। 234 केल्विन। तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक वाला, जबकि फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है 120 होता है। ये 234 के करीब ही आया। यस सर। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, जब ये 2 लीटर था और ये 10 लीटर था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, तो अगर ये टेम्परेचर 120 होता, ये टेम्परेचर 120 होता और यहाँ 120 रखते, तब ये सॉल्व करके 0 आ रहा था। मानते हो कि नहीं? यस सर। क्योंकि हमने ये टर्म देखी थी ना, दिस प्लस दिस बिकम 0। तो अगर ये 2 लीटर से 10 लीटर तक आ रहे हो पर टेम्परेचर 300 से 120 डाला था, तब जाके ये टर्म नेगेटिव बनती और ये टर्म पॉजिटिव बनती, टोटल मैग्नीट्यूड में सॉल्व करके 0 आता। पर अब की बार ये टेम्परेचर 234 है। तो मुझे ये बताओ, जितना ये नंबर आएगा पॉजिटिव ये, मान लो x, क्या ये -x आता है या माइनस कम डिफरेंट आता है? कम आएगा, थोड़ा कम नेगेटिव होगा। कम नेगेटिव, थोड़ा कम होगा। और अगर कम नेगेटिव होता तो डेल्टा एक्स सिस्टम का पॉजिटिव आता। हाँ सर। तो आप ये बोल सकते हो, जब कभी कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली हो तो वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम में गैस को एक्सपेंड करने में जितना एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो रहा है, पर टेम्परेचर का डिक्रीमेंट उतना ना होने से, बल्कि टेम्परेचर का डिक्रीमेंट कम होने से एंट्रोपी का लॉस कम आता है। लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी का गेन क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो नेट एंट्रोपी गैस की बढ़ती और डेल्टा सिस्टम का बढ़ता। अग्रीड और नॉट? यस सर। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गई, भले सराउंडिंग वाला टर्म 0 अभी भी। तो ऐसे केस में मैं ये नहीं कह सकता कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हेलो सर। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम सेम वॉल्यूम टू सेम वॉल्यूम इज नॉट आइसोएंट्रोपिक। पर एक चीज आपको समझनी चाहिए, जो सच में आपको मजा आएगा समझ के। मुझे एक बात बताओ, आपका डेल्टा एस नंबर जो भी आया, डेल्टा एस नंबर नॉन जीरो आया ना, जो भी डेल्टा एस की वैल्यू आई वो नॉन जीरो आई ना? यस सर। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर डेल्टा सिस्टम के लिए dq/t का इंटीग्रेशन है और ये नंबर नॉन जीरो है, टेम्परेचर तो कहीं 0 केल्विन नहीं हुआ ना गैस के लिए, या इनफाइनाइट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नंबर 0 था क्या गैस के लिए जब ये नॉन जीरो आया? नो। इसका मतलब पहले से ही ना मानिया का रिप्लेसमेंट वाला ले लेना चाहिए था। ओ भैया, इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यों सिस्टम रिवर्सिबल के लिए नॉन जीरो है? पर ध्यान से देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस थी, सिस्टम का क्यों 0 था? रिवर्सिबल वाला 0 है। ये रिवर्सिबल वाला 0 है। ये सच्ची वाला है, असली वाला है, क्योंकि गैस इज फॉलोइंग द प्रोसेस इरिवर्सिबली। ये क्यों इरिवर्सिबली? जो सिस्टम के लिए सच में उसने सराउंडिंग से कुछ नहीं हुआ। पर अगर कोई पूछे ना उसकी एंट्रोपी चेंज क्यों पॉजिटिव हुई, मैं कहूंगा सिस्टम के लिए, उसके पास के लिए, अगर कोई मुझे ये कह दे ना कि आप
234 केल्विन वाली सिचुएशन पे थे तो आप कहीं ऊपर होंगे, यहाँ पे कहीं आप कहीं ऊपर कहीं हो, यहाँ 34 केल्विन 234 केल्विन। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन पे P प्रोपोर्शनल टू T होता है, और अगर यहाँ 120 केल्विन का टेम्परेचर है तो यहाँ तो कुछ प्रेशर है, तो फिर जब 234 टेम्परेचर होगा तो प्रेशर भी तो कुछ ऊपर होगा। मानते हो कि नहीं मानते ये चीज? यस सर। अगर 120 केल्विन पे ये प्रेशर है गैस का, तो फिर 234 केल्विन पे कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन पे टेम्परेचर बढ़ गया तो ये प्रेशर भी तो कहीं कुछ ज्यादा ही होगा। आप यहां तक आए हो गैस को लेकर, इसका मतलब कोई मुझे ये कह दे कि ए से बी डबल डैश तक अगर आप इरिवर्सिबली पहुंचे हो, यहां से यहां के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैंने फिर से वही लगा दिया। अगर मैं यहां से यहां रिवर्सिबली आता, अगर मैं आता तो क्यू रिवर्सिबल इतना लॉन्ग हो, और क्योंकि रियलिटी में प्रोसेस एक्चुअल में तो एडियाबैटिक है तो वो इरिवर्सिबली आया हूं। क्यू इरिवर्सिबल 0 है, पर क्यू रिवर्सिबल 0 नहीं है, सेम स्टेट से सेम स्टेट, क्योंकि हीट तो पास पॉइंटर है। क्या क्लैरिटी आई? यस या सर, बत्ती गुल? समझ गया सर। सर एक बार ये लिखवा दीजिए। एंट्रोपी चेंज, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर 234 आया। टेम्परेचर का गिरावट यहां से यहां तक कम हुई, और अगर गैस के क्योंकि यह सीधी सी बात है, इरिवर्सिबली जब गैस ने एक्सपेंड करना था, गैस ने कम काम किया। रिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का फर्क याद है? कहां सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है? रिवर्सिबल रिवर्सिबल में 2 से 10 लीटर तक आने के लिए गैस ने काम कम किया। अगर कम काम किया तो इंटरनल एनर्जी भी तो कम घटाई, यस, और अगर इंटरनल एनर्जी कम घटाई तो टेम्परेचर भी तो कम घटाया। तो जब रिवर्सिबली गैस को एक्सपेंड कर रहे थे ना, उसने अपने टेम्परेचर को 300 से 120 किया, पर आज की बार 2 से 10 लीटर आने में उसने अपने टेम्परेचर को 300 से 120 तक डिक्रीज नहीं किया, 234 तक डिक्रीज किया, क्योंकि उसने कम वर्क किया था, इसलिए टेम्परेचर भी कम गिरा। इसलिए ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट एंट्रोपी को नेगेटिव कर रहा था, ये उतना नेगेटिव नहीं है, उतना नेगेटिव नहीं है जितना ये पॉजिटिव था। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये नंबर उतना ही नेगेटिव है जितना ये नंबर पॉजिटिव था, लेकिन अब की बात ये नंबर लेस नेगेटिव है, ये नंबर अभी भी उतना ही है पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा एस पॉजिटिव आया। अब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आया तो डेल्टा एस की डेफिनेशन तो क्यू सिस्टम रिवर्सिबल बाय टी है, तो ये नंबर तो नॉन जीरो है, तभी तो डेल्टा एस नॉन जीरो आया। पर सिस्टम का क्यू ये नहीं है, क्यू ऑफ द सिस्टम इज दिस, यानी कि प्रोसेस जब सच में रिवर्सिबली अगर होती तो सिस्टम का क्यू सच में 0 होता। ये पिछला केस था रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला, बट जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है सिस्टम का क्यू एक्चुअल में ये है, पर क्यू रिवर्सिबल के बराबर नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर, समझ आ गया सर। ओके। यानी कि जो बंदा अपना रंग बदल रहा है ना, वो क्यू है। जब प्रोसेस सच में रिवर्सिबल है तो क्यू अपने आप को क्यू रिवर्सिबल बनाता है, तो उसी से उसका डेल्टा एस मिल रहा है। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना, क्यू अपने आप को क्यू इरिवर्सिबल बनाता है, और उसका डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल से निकाल देता है, पर वो क्यू रिवर्सिबल सिस्टम का क्यू नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो हमने इरिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसोएंट्रोपिक बोल सकते हैं या नहीं? नो सर। नहीं सर। नो सर। गुड। अब मैं जस्ट 5 मिनट्स में एक छोटा सा टॉपिक खत्म करूंगा, उसमें आप कोई डाउट नहीं पूछोगे, सिर्फ सुनोगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। और वो इसलिए मैं आज की क्लास में वो छोटा सा टॉपिक वाइंड अप करूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसके न्यूमेरिकल लेके हम लोग सैटरडे तक टेस्ट के लायक हो गए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
वेरी इजी, ज्यादातर न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पोर्टेंट, पर हमें स्टेटमेंट वाइज पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, किसी सिस्टम की एंट्रोपी को घटाना है, मिनिमम करना है, तो उस सब्सटेंस को गैस रखो या लिक्विड रखो या सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, एंट्रोपी को मुझे सॉलिड के लिए भी कम से कम रखना है, तो आप क्या चाहोगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स सॉलिड में वेरी टाइटली मूवमेंट कर पाए या ना कर पाए? नहीं कर पाए, ना कर पाए। उनका हर तरीके का मोशन फ्रीज कर दो। तो मैं बोलूंगा ऐसा तब पॉसिबल है जब आप उस सॉलिड को ठंडा करो या गर्म करो। ठंडा, कितना ठंडा? बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा, कहाँ तक ठंडा? 0 केल्विन, जीरो केल्विन, -273, क्योंकि 0 केल्विन के नीचे तो आप जा नहीं सकते, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ही ठंडा कर सकते। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम सॉलिड फॉर्म है और वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड इन सम ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन नाइस, यानी कि अगर कोई सिस्टम परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो भी 0 केल्विन पे, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का हर तरीके का मोशन फ्रीज हो जाएगा, इवन उसका वाइब्रेशनल मोशन भी अलाउड होगा। तो 0 केल्विन पे उसका एंट्रोपी 0 होगा। तो एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड is 0 at absolute 0 केल्विन पे। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी, x की वैल्यू at 0 केल्विन will be 0 because every kind of the motion at molecular level ceases completely। ट्रॉफी ये का बोल बोल के कौन पढ़ रहा है? माइक म्यूट कर लो। ठीक है, मैं खुद ही माइक म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई हमारा सिस्टम सॉलिड है और 0 केल्विन पे, और ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन होना चाहिए, अमॉर्फस सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रैंडम अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, उनका फिक्स पैटर्न ही रहता, तो इट शुड बी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कोई सॉलिड है परफेक्ट क्रिस्टलाइन 0 केल्विन पे, मैंने इसे हीट करके इसको सपोज मैंने 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे लिया है, अभी भी वो सॉलिड है, पर अभी 298 केल्विन पर भले वो सॉलिड है, उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर of course motionless, they cannot perform translational motion, they cannot form rotational motion, but at least they can perform vibrational motion। जैसे आपने मेटालिक बॉन्ड में पढ़ा था, अगर मैंने कोई मेटल ली होती सॉलिड फॉर्म में मेटल, तो आपको मालूम है किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप उसको हीट करते 0 केल्विन से 298 केल्विन पे, एटलीस्ट कर्नल वाइब्रेट तो करते, यानी कि एटलीस्ट वाइब्रेशनल मोशन तो पॉसिबल है ही है। और अगर कोई कभी भी कोई मुझे ये कह दे कि 298 केल्विन पे जब सॉलिड को आपने हीट किया 0 केल्विन से 298 तक, डेफिनेटली सॉलिड के लिए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का अगर मैं फंडा यूज करूं, और अगर आपको उसका टेम्परेचर 0 से 298 करना है, तो आप उसको हीट ही तो करोगे ना, आप उसे हीट एब्जॉर्ब कराओगे ना। तो मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, जरूरी नहीं सॉलिड हो, लिक्विड गैस हो,
पर आप उसी सब्सटेंस को 0 केल्विन के कंपैरिजन में जब आप किसी हाई टेम्परेचर स्टेट में कंपेयर करोगे, वहां तक लाने के लिए आपको उसे हीट तो करना पड़ेगा, तो सिस्टम को हीट तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्यू नंबर तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। मैं जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं फॉर एनी सब्सटेंस। तो अब मैं बोलूंगा यहां पर अगर आप उस सिस्टम को 0 केल्विन से 298 केल्विन पे ले आए, T1 से T2 केल्विन तक ले आए, तो ये जो भी चेंज इन एंट्रोपी होगा वो आप लिखोगे तो ऐसे ना, एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट बी पॉइंट माइनस एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट ए पॉइंट, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट 298 केल्विन माइनस एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर दैट सब्सटेंस। अब 0 केल्विन पर एंट्रोपी तो 0 है थर्ड लॉ के हिसाब से, तो इसका मतलब जितना चेंज इन एंट्रोपी आप यहां से निकाल रहे हो वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बन गई सब्सटेंस की उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर तक आपने स्पीड की। तो बेसिकली मेन एडवांटेज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एच। हम कहते थे कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच नहीं फाइंड कर सकते, डेल्टा एच बता सकते, पर मैं कहूंगा हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एस बता सकते हैं वाया इनडायरेक्ट मेथड। डेल्टा एस निकाल दो किसी सब्सटेंस के लिए, पर इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन में, 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में अगर आप उसे किसी भी टेम्परेचर तक हीट करोगे, उसके लिए जो भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे 0 केल्विन से यहां तक लाने में उसे हीट करना पड़ेगा। जब हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, पॉजिटिव होगा, तो ये चेंज भी पॉजिटिव है, पर जितना भी वो चेंज है वो उस सब्सटेंस का उसकी फाइनल स्टेट में एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है, क्योंकि 0 केल्विन पर तो एंट्रोपी 0 है। तो हम यही सिखाना था कि कैन वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी दैट इज एस can be determined for a system at a given temperature using third law of thermodynamics. ऑब्वियसली अगर कोई मुझे कह दे मैंने 1000 केल्विन तक हीट किया, तो मैं कहूंगा T1 से T2 तक की लिमिट 1000 केल्विन रख दो, 0 केल्विन टू 1000 केल्विन तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 1000 केल्विन होगी। और अब आप ये समझ भी पा रहे हो कि जो भी एंट्रोपी की वैल्यूज आ रही, क्योंकि वो हर एंट्रोपी एट ए गिवन टेम्परेचर है, एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, that is why we say कि entropy corresponds to some state, that's why it's a state function, because 298 केल्विन पे सिस्टम के अंदर जो वेराइटी ऑफ मोशन पॉसिबल है वो उसी सिस्टम में 1000 केल्विन पे ज्यादा वेराइटी ऑफ मोशन पॉसिबल, यानी कि 1000 केल्विन पे सिस्टम के अंदर मोर नंबर ऑफ एनर्जी स्प्रेडिंग पॉसिबिलिटी है, एनर्जी स्टेट्स आर मोर अवेलेबल, पर वही 298 केल्विन पे सिस्टम में लेस एनर्जी स्टेट अवेलेबल, 0 केल्विन पे किसी भी तरह की एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एट द हाई टेम्परेचर वैरायटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स आर पॉसिबल, वैरायटी ऑफ मोशन इज पॉसिबल, द नंबर ऑफ वेज टू डिसिपेट एनर्जी इज मोर. So system at high temperature will have more entropy. System at low temperature will have less entropy. So that was about this class. Going to end of the meeting. Thank you so much.